हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का एमसीक्यू सेट में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन सेट को हम लोग जो एनालिसिस करेंगे ये सिर्फ माइनिंग मेट या माइनिंग फोरमैन एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो लोग फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास देने के लिए तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको देख सकते हैं। और जैसे हमेशा हर वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और अपना फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ रोड इज 1/18 कन्वर्ट इनटू डिग्री। मान लीजिए एक रोड का जो ग्रेडियंट है बोल रहा है कि 1/18 है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। ऑप्शंस क्या क्या है? साइन इनवर्स 1/18, कॉस इनवर्स 1/18, tan इनवर्स 1/18, कॉट इनवर्स 1/18। तो दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अगर आंसर आपको बता दूं तो आप तो रट्टा मार देंगे, लेकिन इसका पीछे जो फंडामेंटल है वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही एग्जैक्ट सवाल एग्जाम में आएगा या फिर 18 की जगह कहीं पे 15 लिखा होगा या 16 लिखा होगा, ऐसे ही आएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। आपका फंडामेंटल अगर क्लियर होगा तो मान लीजिए बोलेगा कि वैल्यू निकाल के दो कि डिग्री में कितना होगा, तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर होगा तब ना उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी सवाल आप कर रहे हैं तो आपका फंडामेंटल क्लियर होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से आप मेरा एमसीक्यू सेट का कोई भी क्वेश्चन देखें, जैसे मैं कुछ आंसर बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आप उसको रट्टा मार दीजिए। मैं तो हमेशा समझाता भी हूँ कि उसका आंसर क्यों होगा, लेकिन कुछ कुछ आंसर ऐसा भी होता है जिसको कि मतलब स्टैट्यूटरी वो प्रोविज़न है, तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न कहाँ पे लिखा गया है उसको भी मैं बताता हूँ। तो उसको ज़रूर एक बार नज़र डाल दीजिए, जैसे कौन सा सर्कुलर में ये प्रोविज़न है या फिर कौन सा रेगुलेशन या रूल में ये लिखा गया है, उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो पर्टिकुलरली अगर ये क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए। आप पिथागोरस थ्योरम जानते हैं। पिथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूँ, तब इसको अच्छे से हम समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। ये मान लीजिए ए, ये बी, ये सी। ठीक है, ग्रेडियंट मतलब क्या है? जो बोल रहा है 1/18। ठीक है, 1/18 का मतलब क्या है? ये तो समझ गए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक जो कोना है वो 90 डिग्री हो। ये जो कोना है ये 90 डिग्री है। जिस ट्रायंगल का एक कोना 90 डिग्री होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो जो ग्रेडियंट का मतलब क्या है, 1/18 अगर कोई बोल रहा है तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है? यानी कि मान लीजिए हम 18 यूनिट आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए 1 यूनिट 2 यूनिट करके 18 यूनिट बढ़ेंगे तो 1 मीटर हाइट राइज करेगा। ये हो गया ग्रेडियंट। यानी कि ये 18 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, यानी कि 18 यूनिट जाने के बाद 1 यूनिट ऊपर जा रहा है। 18 यूनिट मीटर में हो सकता है, फुट में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1/18 का मतलब है कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 18 यूनिट जाने के बाद अगर 1 मीटर राइज कर रहा है तो ये जो ग्रेडियंट है, ये जो इंक्लिनेशन या स्लोप बन रहा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा 1/18 का। यानी कि ये 18 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा। ये है ग्रेडियंट का सही मतलब, उसका मतलब बेसिक चीज कंसेप्ट यही है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर मीटर में हम लोग लेंगे तो 18 मीटर ऐसे जाने के बाद 1 मीटर अगर हम राइज करते हैं तो ये हो गया हमारा स्लोप।
या ग्रेडियंट या इंक्लिनेशन, ठीक है, ये है 1/18। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब है, यानी कि ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, ये एंगल का वैल्यू क्या है। मान लीजिए ये थीटा है, थीटा है, ये थीटा का वैल्यू कितना है ये पूछ रहा है, ठीक है। ये तो हम समझ गए, ये 18 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, ये एंगल का वैल्यू कितना है ये पूछ रहा है कि इसको कैसे निकालेंगे। साइन इनवर्स 1/18 फार्मूला डालेंगे, या कॉस इनवर्स 1/18 फार्मूला डालेंगे, या tan इनवर्स 1/18 फार्मूला डालेंगे, या कॉट इनवर्स 1/18 फार्मूला डालेंगे, कैसे निकालेंगे यही पूछ रहा है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझिए। देखिए, आप पिथागोरस थ्योरम में जानते हैं, ये है, इसका दूसरा कलर ले आता हूँ ताकि आपको समझने में इजी होगा। दूसरा कलर में ये हो गया P परपेंडिकुलर, ये है B बेस, ये है H हाइपोटेन्यूज। ऐसे बोलते हैं ना, पिथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लीजिए ये थीटा है, इसका जो फ्रंट पोर्शन है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है P, और ये B है, और ये H है हाइपोटेन्यूज है। तो पिथागोरस थ्योरम बोलता है कि साइन थीटा यानी कि P/H, साइन थीटा का वैल्यू होगा ये जो P/H, ठीक है, ये है साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू बोल रहा है B/H, ये B, ये H, ये साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा हो गया B/H, ठीक है। आप जानते हैं tan थीटा मतलब क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये जानते हैं आप। तो अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे और एक बार आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये हो गया हमारा राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो साइन थीटा क्या बोला, P, साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा हो गया B/H। तो tan थीटा आप जानते हैं, साइन बाय कॉस इक्वल टू tan थीटा मतलब tan थीटा इक्वल टू P/B, P/B। यहाँ पे P कितना है, 1 है। हमारा जो ये एग्जाम्पल जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, P कितना है, 1 है, ये 1 है, ये 18 है, B ये है 18, P है 1। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 1/18। हमको थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो थीटा मतलब क्या होगा, tan इनवर्स होगा, tan इनवर्स 1/18, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, tan इनवर्स 1/18। कैसे मिला ये आंसर, आपको समझ में आ गया। तो अगर नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा रिवाइंड करके थोड़ा पीछे से देखना है, ठीक है। साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा हो गया B/H, tan थीटा हो गया P/B। तो यहाँ पे P जो परपेंडिकुलर हमारा वैल्यू दिया है 1, B का वैल्यू दिया है 18। तो tan थीटा इक्वल टू P/B यानी कि 1/18। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, हमको थीटा पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा, थीटा का वैल्यू होगा tan इनवर्स 1/18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स आर प्रीफर्ड ओवर अदर डिले डिटोनेटर्स, यानी कि दूसरा जो डिले डिटोनेटर्स अवेलेबल है मार्केट में, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स को क्यों प्रीफर किया जाता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है, कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, लार्ज डायमीटर ब्लास्टिंग, प्रिसाइज डिले टाइम कंट्रोल, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर को हम चूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रिसाइज डिले टाइम कंट्रोल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर यूज करते हैं तो आपका डिले टाइम को आप प्रिसाइजली मतलब बहुत अच्छे से, यानी कि बारीकी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिसाइज डिले टाइम कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is added as sensitizer in explosive, यानी कि एक्सप्लोसिव में इनमें से कौन सा चीज आज सेंसिटाइजर के हिसाब से यूज किया जाता है। सल्फर, चारकोल,
नाइट्रोग्लिसरीन, अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसे आप जानते हैं। आप अनफो करके एक एक्सप्लोसिव जानते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूएल ऑयल। तो फ्यूएल ऑयल तो हो गया ऑयल। जो अमोनियम नाइट्रेट यूज होता है किस पर्पज में यूज होता है? एज ए ऑक्सीडाइजर। तो अमोनियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइजर है, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? सेंसिटाइजर। चारकोल, सल्फर, वुड मिल, ये सब क्या है? ये एक एक फ्यूएल है, यानी कि जो खुद जलेगा। चारकोल हो गया, सल्फर हो गया, जो फ्यूएल ऑयल है, जैसे डीजल हम लोग मिलाते हैं अनफो में, तो ये सब एक एक फ्यूएल है। लेकिन जो नाइट्रोग्लिसरीन है, इसका काम है सेंसिटिविटी बढ़ाने का, इसीलिए सेंसिटाइजर के हिसाब से वो एक्सप्लोसिव में यूज होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोग्लिसरीन, एनजी। नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोसिव में एज ए सेंसिटाइजर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल इन ए लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश। द अमाउंट ऑफ सॉलिड मटेरियल इन ए लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश। एक लिक्विड सब्सटेंस में, मान लीजिए आप एक ग्लास में, मान लीजिए ये एक ग्लास है, ठीक है, ये एक ग्लास है, यहाँ पे कुछ पानी है, ठीक है, यहाँ तक भरा हुआ है। ये एक लिक्विड सब्सटेंस है पानी, उसमें कुछ मटेरियल मान लीजिए आप डालेंगे, कुछ मटेरियल डालेंगे, तो जितना मटेरियल वो पानी के अंदर होगा उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? पल्प डेंसिटी, ये आपको समझाने के लिए जस्ट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चीज ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। पल्प डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्प डेंसिटी। पल्प डेंसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब लिक्विड सब्सटेंस में जो लिक्विड का एक सस्पेंशन रहता है उसको बोलते हैं पल्प। ठीक है, पल्प मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे मैंगो का पल्प निकलता है, यानी कि जो मैंगो का जो रस निकलता है वो एक पल्प है मैंगो का, जिसको यूज करके उसका फ्लेवर डाल के हम माजा वगैरह पीते हैं। ठीक है, तो उसको पल्प बोलते हैं, वो एक लिक्विड सेमी लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, तो कोई भी लिक्विड या सेमी लिक्विड सस्पेंशन में जितना सॉलिड मटेरियल रहता है उसका उसका जो रेशियो को बोलते हैं पल्प डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है? एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब जो ट्रू डेंसिटी है। ट्रू डेंसिटी यानी कि मतलब देखिए, मान लीजिए हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी हम मानते हैं। कि मान लीजिए एक ग्लास में जितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है उसका मास, मास मतलब वजन, हम यहाँ पे वॉल्यूम कितना है पता कर लेंगे, इसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इतना। वॉल्यूम अलग चीज है, मास अलग चीज है। मास जो होता है वो होता है वजन उस चीज का। जैसे मान लीजिए 1 किलो लोहा और 1 किलो अगर हम लोग पेपर रखेंगे, तो लोहा का मास और 1 किलो जो पेपर है, दोनों का मास इक्वल है, लेकिन वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा? पेपर का ज़्यादा होगा, क्योंकि भारी कौन है? लोहा ज़्यादा भारी है, पेपर का जो ओजन कम है, तो उसका दोनों का मास इक्वल है, क्योंकि दोनों 1-1 किलो है, उसका मास है मतलब इक्वल, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा पेपर का। उसी तरह मास पर यूनिट वॉल्यूम को बोलते हैं डेंसिटी। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप जानते हैं। तो पल्प डेंसिटी का मतलब होता है कि एक गिवन जो लिक्विड सस्पेंशन रहता है, मान लीजिए एक लिक्विड सब्सटेंस के अंदर जितना सॉलिड पार्टिकल्स है उसका जो वेट है, ये दोनों का रेशियो को बोलते हैं पल्प डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी मतलब जो उसका एक्चुअल जो डेंसिटी, यानी कि जितना भी उसमें पोरोस चीज रहेगा। मान लीजिए, देखिए इसको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे पूरा ग्लास भर के कोई चीज है, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ पाउडर चीज रखे हैं, ठीक है, पाउडर या कोई भी चीज रखे हुए हैं। इसका वॉल्यूम तो आपको पता हो गया, इसका मास को पता करते हैं, इसको ओजन करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें छोटा छोटा पार्टिकल्स से भरा हुआ है, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स के बीच में कुछ पोरोस चीज रहेगा कि नहीं, कुछ खाली स्थान रहेगा कि नहीं, जो एयर में भरा रहेगा। दो पार्टिकल को रखेंगे, ठीक है, वो सटा हुआ है,
लेकिन फिर भी दोनों के बीच में पोरस चीज रहेगा कि नहीं। एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब वो पोरस चीज का मास को हमको लेना नहीं है, पूरा जो एग्जैक्ट मास है, मतलब एक्सक्लूडिंग द मास ऑफ द पोरस थिंग, यानी कि जो दोनों के बीच में जो गैप है, जो जिसमें एयर भरा हुआ है, वो एयर को छोड़ दीजिए। ठीक है, पूरा एग्जैक्ट जो वजन है उस चीज का, वो वजन और डेंसिटी के बीच में जो रेशियो है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। और इसका जस्ट अपोजिट है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी मतलब वो जो पोरस चीज है उसका वजन भी इसमें कंसीडर किया जाता है, यानी कि पोरस चीज को कंसीडर करते हुए अगर हम मास पर यूनिट वॉल्यूम करते हैं तो वो हो गया बल्क डेंसिटी। लेकिन एब्सोल्यूट डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी भी इसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी को ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं। ट्रू क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोरस चीज को ऑलरेडी हटा दिया गया है, जो एग्जैक्ट सब्सटेंस है उसका जो मास है और उसका वॉल्यूम के बीच में जो रेशियो है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा पल्प डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ओपनकास्ट माइनिंग द फास्ट कट फॉर स्मूथ एंट्री टू द पिट इज नोन एज डैश। ओपनकास्ट माइंस में जो फास्ट कट किया जाता है एंट्री करने के लिए, यानी कि स्टार्टिंग करने के लिए माइनिंग, जो फास्ट कट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फैन कट, रैंप, बॉक्स कट, डायमंड कट। तो इसका सही आंसर है बॉक्स कट। बॉक्स कट किसको बोलते हैं? जो इनिशियल कट है, जो फास्ट कट है माइनिंग करने का, जो पहले बकेट कहीं ना कहीं पे शुरुआत तो करेगा कि नहीं, जो फास्ट कट करते हैं जिससे फिर आगे धीरे धीरे डेवलप होने के बाद बेंचेस फॉर्मेशन होता है, बेंच वगैरह डेवलप होता है, तो जो पहला कट को बोलते हैं बॉक्स कट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बॉक्स कट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मेजर्ड बाय डैश, डीबी, ए, मिलीवाट, एम्पियर, लक्स। ये तो बहुत इजी, आप जानते हैं, आप इल्यूमिनेशन प्लान, इल्यूमिनेशन सर्वे के बारे में सुना होगा। इल्यूमिनेशन जो 2017 का जो सर्कुलर आया है उसमें इल्यूमिनेशन सर्वे करना कंपलसरी है और हर महीने में इल्यूमिनेशन सर्वे किया जाता है, यानी कि हमारा जितना प्रोमिनेंट लोकेशंस है वहाँ पे जो हम लाइट सोर्स लगाए हैं, चाहे वो डीजल ऑपरेटेड हो या डायरेक्ट सप्लाई से हो, जनरेटर से हो या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई से हो, जितना भी हमारा प्रोमिनेंट लोकेशन, हल रोड हो गया, बेंचेस हो गया, डंप एरिया हो गया, लोडिंग और लोडिंग स्टेशन हो गया, पंप स्टेशन, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे हमारा रिकमेंडेड किया है डीजीएमएस की इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में इतना इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका एक सर्वे किया जाता है। तो वो जो लाइट का इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है लक्स मीटर यूज करके, उसको हम देखते हैं कि कितना लक्स लाइट यहाँ पे आ रहा है, वर्टिकल कितना और हॉराइजेंटल कितना। वर्टिकल मतलब ऐसे स्ट्रेट, हॉराइजेंटल मतलब ऐसे जो पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्स। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मेजर्ड बाय लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Any working having an inclination of dash degrees or more from the horizontal, adequate precautions shall be taken to prevent danger to persons from falling or rolling of materials। यानी कि कोई भी वर्किंग कितना डिग्री से ज़्यादा इंक्लिनेशन होने से एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा कि कोई आदमी गिर ना जाए, कोई आदमी रोलिंग और के उसका फॉलिंग ना हो जाए, तो एडिशनल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, यही पूछ रहा है। यानी कि हमारा जो माइन वर्किंग रहेगा वहाँ पे तो ग्रेडियंट तो होगा कि नहीं, इंक्लिनेशन तो होगा कि नहीं, तो कितना इंक्लिनेशन से ज़्यादा होने से हमको एडिशनल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि कोई आदमी वो मतलब हाइट से गिर ना जाए, ठीक है, फॉल ना हो जाए, रोल ना हो जाए। तो ऑप्शन क्या है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 डिग्री। 30 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है इंक्लिनेशन वर्किंग का तो हमको एडिशनल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ठीक है, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग
यानी कि हमको ये मैच करना है, जैसे कॉलम मैच करते हैं, हम पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हमको मैच करना है। कॉलम ए में क्या है, स्नॉप पुली, पुल कॉर्ड, स्कर्ट बोर्ड, ट्रिपर। कॉलम बी में क्या है कि परपोज, ये सब किस परपोज में यूज होता है। कॉलम ए में कन्वेयर का कंपोनेंट्स है, यानी कि जो बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, बेल्ट कन्वेयर, चेन कन्वेयर सब क्यों यूज होता है, ट्रांसपोर्टिंग पर्पज में, मटेरियल को शिफ्टिंग करना पर्पज में यूज होता है। तो ये सब कन्वेयर बेल्ट का एक एक कंपोनेंट्स है। ये किस पर्पज के लिए यूज होता है बेल्ट कन्वेयर ऑपरेशन में, ये पूछ रहा है। ऑप्शन बी में, सॉरी, कॉलम बी में क्या लिखा गया है, लोडिंग ऑन द कन्वेयर, डिस्चार्जिंग द मटेरियल ऑन द कन्वेयर, सेफ्टी डिवाइस, इंक्रीज द अंकेल ऑफ द राप। ठीक है, तो दोस्तों पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, और इसमें जो ट्रिक छुपा होता है, एक ट्रिक यूज करके हम कुछ हद तक इसका सही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आया ना, तो थोड़ा ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। अगर जैसे यहाँ पे PQRS 1 2 3 4 ऐसे चार चार ऑप्शन को मिलाना है, तो मान लीजिए अगर कोई एक दो भी हमको आता है, बाकी एक दो नहीं आता है, तो उसमें भी कुछ हद तक काम चल जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक क्या है, जो आपको आता है पहले उसको मैच करा दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पुल कॉर्ड जानते हैं, एक सेफ्टी डिवाइस है, ये जानते हैं कि नहीं, पुल कॉर्ड सेफ्टी डिवाइस है। अगर बेल्ट कन्वेयर चल रहा है, आपको रोकना है किसी भी कारण के लिए, ठीक है, तो पुल कॉर्ड को खींच लीजिए, ऑटोमेटिक बेल्ट कन्वेयर बंद हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। तो आपको मालूम हो गया Q3 जरूर रहेगा, बाकी क्या होगा हमको मालूम नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मालूम नहीं है, Q3 होगा। तो Q3 कहाँ कहाँ पे है, Q3 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, नहीं, तो ये तो कट गया। ऑप्शन ए में Q3 है क्या, नहीं। अभी बचा क्या, बी और सी, ये दोनों में कोई एक सही आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों में Q3 है। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, स्नॉप पुली का क्या क्या है, जैसे मैं एक वीडियो में ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। स्नॉप पुली का काम है इंक्रीज द एंगल ऑफ द राप। यानी कि स्नॉप पुली क्या होता है कि ये एक पुली है, ये एक पुली है, दो पुली के बीच में चलता है कि नहीं कन्वेयर बेल्ट। तो एक अलग से पुली होता है जिसका काम है कि ये जो जिस एंगल के साथ ये जो कांटेक्ट हो रहा है बेल्ट कन्वेयर और पुली के बीच में, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा खींच देंगे नीचे, किसको, ये स्नॉप पुली को, तो क्या होगा, ये एंगल जो सर ये कांटेक्ट एरिया कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सटा देंगे और थोड़ा पास ले आएंगे इस साइड में, इस साइड में, ऊपर के साइड में, तो कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज द एंगल ऑफ द राप, यानी कि हमारा जो बेल्ट कन्वेयर और पुली के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है, जो एंगल है, उसको बढ़ाने के लिए स्नॉप पुली, बढ़ाने या घटाने के लिए स्नॉप पुली यूज होता है। तो P4 आपको समझ में आ गया, P4 होगा ही होगा, बाकी क्या होगा हमको मालूम नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन में आपको Q3 चाहिए, क्योंकि ये उसका आंसर है, Q3 मैच हो रहा है, P4 मैच हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन में P4 और Q3, ऑप्शन बी में। बाकी दोनों का हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर इसमें नॉन ऑफ दीज वाला ऑप्शन रहता तो फिर आपको देखना पड़ता बाकी दो में क्या है, क्योंकि दोनों ही जो हमारा पास बचा हुआ था, दो तो रिजेक्ट हो गया कि ये होगा ही नहीं, Q3 क्योंकि नहीं है, सिर्फ बी सी ही बचा हुआ है। तो इसलिए बी सी में से कोई एक सही आंसर होगा, उसमें से फिर P4 हमको चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो अगर ऑप्शन बी सही आंसर है, स्नॉप पुली, P4 करेक्ट है, स्नॉप पुली का काम है इंक्रीज द एंगल ऑफ द राप। Q3 सही है, पुल कॉर्ड एक सेफ्टी डिवाइस है। स्कर्ट बोर्ड R1, स्कर्ट बोर्ड का काम है लोडिंग ऑन द कन्वेयर। ट्रिपर का काम है क्या है, ट्रिपर जो होता है, ट्रिपर का काम क्या है, डिस्चार्जिंग द मटेरियल ऑन द कन्वेयर। कन्वेयर के ऊपर मटेरियल को डिस्चार्ज करना ट्रिपर का काम होता है। ठीक है, वो लोडिंग करता है बेल्ट कन्वेयर के ऊपर, डिस्चार्ज करता है मतलब मटेरियल लोडिंग करना कन्वेयर के ऊपर। तो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर, P4
Q3 R1 S2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ माइनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि हम कौन सा मेथड ऑफ माइनिंग को प्रिफर करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, इनमें से कौन सा एक फैक्टर है जो कि बहुत ही कम इम्पोर्टेंस है इस चीज का, कि ठीक है वो छोड़िए, उसको छोड़ो ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, उस टाइप का चीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन? शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द ओर बॉडी, डेप्थ ऑफ द ओर बॉडी, मार्केट वैल्यू ऑफ द ओर, स्ट्रेंथ ऑफ द ओर बॉडी। शेप और डायमेंशन, ओर बॉडी का शेप कैसा है, डायमेंशन कैसा है, कितना लंबा है कितना चौड़ा है, उसके ऊपर तो जरूर डिपेंड करेगा कि हम किस टाइप का माइनिंग को सिलेक्ट करेंगे। डेप्थ ऑफ द ओर बॉडी, कितना डेप्थ तक ओर बॉडी का डिपॉजिट अवेलेबल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द ओर बॉडी, ओर बॉडी का स्ट्रेंथ के हिसाब से हमको ड्रिल बिट डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस टाइप का ड्रिल बिट हम यूज करेंगे, किस टाइप का एक्सप्लोसिव को हमको यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एक्सप्लोसिव को हमको यूज करना पड़ेगा। कम स्ट्रेंथ जो कि मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोसिव में भी चूरा हो जाता है जो डिपॉजिट, उसी के हिसाब से हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा। बाकी जो बच गया मार्केट वैल्यू ऑफ द रॉक, इसके ऊपर उतना ज़्यादा कोई डिपेंड नहीं करता है कि हम किस टाइप का माइनिंग करेंगे। तो मार्केट वैल्यू तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो किस टाइप का माइनिंग मेथड हम प्रिफर करेंगे उसके साथ मार्केट वैल्यू ऑफ ओर का कोई लेना देना उतना नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साउंड लेवल ऑफ एवीए, एवीए यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म, ऑडियो विजुअल अलार्म का साउंड लेवल कितना होना चाहिए? एटलीस्ट डैश हायर देन द एम्बिएंट नॉइज लेवल। एम्बिएंट नॉइज लेवल मतलब कि हमारे आसपास जो साउंड, जैसे माइनिंग में आप जानते हैं, मान लीजिए एक जगह पे लोडिंग हो रहा है, जरूरी नहीं कि सिर्फ लोडिंग हो रहा होगा, वहाँ पे इसके आसपास ड्रिल मशीन भी चल रहा होगा, उसका आवाज आ रहा होगा। ठीक है, कहीं पे पास में डोजर चल रहा है, ग्रेडर चल रहा है, ठीक है, रॉक ब्रेकर चल रहा है, तो डग 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 ऐसा आवाज आता रहेगा। तो जो एम्बिएंट नॉइज लेवल है, आसपास में जो नॉइज लेवल जो है, उससे कितना ज़्यादा होना चाहिए ऑडियो विजुअल अलार्म का? क्योंकि ऑडियो विजुअल अलार्म का काम क्या है कि जब भी व्हीकल रिवर्स करेगा, बैक करेगा, तो अलार्म देगा कि हम रिवर्स कर रहे हैं, कोई अगर पीछे हो तो हट जाओ, गाड़ी के आसपास हो तो हट जाओ। ऑडियो विजुअल, एक तो टी 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 आवाज भी होता है, प्लस लाइट भी ब्लिंक करता है। ऑडियो भी है, विजुअल भी है। जो साउंड होता है टी 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 टी, वो सुन के भी कोई अलर्ट हो सकता है, और विजुअल यानी कि जो लाइट लगता है उसमें ब्लिंक होता है, लाइट अगर ब्लिंक होगा तो भी उसको देख के भी आदमी अलर्ट हो सकता है। तो एवीए जो है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए उसका साउंड लेवल एम्बिएंट नॉइज लेवल से? 5 to 20%, 10 to 15%, 5 to 10%, 10 to 20%। तो इसका सही आंसर है कितना? 5 to 20%, 5 to 20% हायर देन द एम्बिएंट नॉइज लेवल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन सेट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस किए। इसी टाइप का क्वेश्चन सेट को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और अपना फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।